पिछले साल फरवरी में शुरू हुई जंग इस साल भी लगातार जारी है और लगता है कि ये जंग अभी आगे और लंबी खींचने वाली है। वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हथियारों को लेकर ऐसी ही तैयारी है। यूक्रेन की जहां पश्चिमी मुल्कों से नए और आधुनिक टैंक्स की चाहत है, तो वहीं पश्चिमी मुल्कों से मिली आर्टिलरी ताकत की वजह से यूक्रेन अब तक रूस को रोकने में सक्षम रहा है। महायुद्ध में ज़ेलेंस्की का पावर पंच। 5 हथियार से प्रचंड प्रहार। पुतिन और उनकी जीत के बीच अगर ज़ेलेंस्की दीवार बनकर खड़े हैं, तो इस दीवार को बनाने में अमेरिका से लेकर आधे यूरोप की भूमिका रही है, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध को 300 से ज्यादा दिनों तक खींच ले गए, वो हथियार दुनिया के चुनिंदा देशों से उन तक पहुंचे। अकेले तोपों की बात कर लें तो ज़ेलेंस्की को दुनिया के 5 बड़े और घातक हथियार मिल चुके हैं और इन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के टैंकों को धुआं कर रही है। दुनिया के इन 5 घातक हथियारों में सबसे पहला नाम है अमेरिका में बनी M777 लाइट हॉवित्ज़र तोप, फ्रांस में बनी 52 कैलिबर सीजर SPG, पोलैंड में बनी 155 mm क्रैब SPG, जर्मनी में बनी PZH 2000 SPG और इस सीरीज में 5वां नाम है ब्रिटेन में बनी AS90 155 mm SPG, यानी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स। This week I announced to Parliament that we will send a squadron of Challenger 2 main battle tanks to Ukraine. We will send at least 3 batteries of AS90 155 long-range deep-fire artillery. We will send a number of armoured vehicles, including I think it's the Bulldog. दुनिया के ये 5 घातक हथियार एक साथ मिलकर रूसी सेना पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, जबकि रूस की सेना अपने तोपखानों के चुनिंदा हथियारों से ही इन 5 घातक हथियारों का मुकाबला कर रही है। रूस की मीडिया के मुताबिक दिसंबर के महीने में रूस के लेटेस्ट T90M का एक बैच महायुद्ध में उतारा गया है। ये टैंक T90 का सबसे एडवांस वर्जन है। ये सोवियत काल के T72 का ही एक नया रूप है। मतलब एक तरफ यूक्रेन दुनिया के तमाम हथियारों को रूस के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है, तो पुतिन को सिर्फ अपने हथियारों का ही सहारा है। और इस लिहाज से देखें तो पुतिन के सामने सिर्फ कहने को ज़ेलेंस्की खड़े हैं, लेकिन असल मायने में फिलहाल पुतिन अमेरिका से लेकर नाटो देशों के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जंग में नाटो और अमेरिका के हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी तकनीक भी। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग लगातार जारी है। कई देशों ने यूक्रेन को अब सैन्य मदद देने की बात कही है। एस्टोनिया और डेनमार्क का ये बड़ा ऐलान है। तो एक तरफ पुतिन यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को कई देशों से सैन्य मदद का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अत्याधुनिक हथियार उसे मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम भी इन हथियारों में शामिल हैं, जो अब यूक्रेन की मदद के लिए दूसरे देशों से उन्हें मिलने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अब जब ये तमाम देश यूक्रेन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई रूस पर जबरदस्त पलटवार होने वाला है? पुतिन के एक वार पर ज़ेलेंस्की का पलटवार भारी पड़ेगा। ज़ेलेंस्की का खाली होता बारूदी तहखाना फिर से भर जाएगा। युद्ध का रुख एक बार फिर पलटने वाला है। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को करीब 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन युद्ध किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा और अब कई और देशों ने ज़ेलेंस्की के लिए अपने बारूदी गोदाम खोल दिए हैं। यूक्रेन को मिला एस्टोनिया का साथ,
एक तरफ पुतिन युद्ध के मैदान में अपने 7 लाख नए सैनिक उतारने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को कई और नए साथी मिल रहे हैं। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें करीब 10 अरब रुपए की मदद मिलने जा रही है। इस मदद के जरिए 155 mm होवित्जर, 122 mm होवित्जर, 100 से ज्यादा कार्ल गुस्ताफ एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर मिलेंगे। इसके साथ साथ एस्टोनिया भारी तादाद में गोला बारूद भी यूक्रेन को देने जा रहा है, जिससे यूक्रेन के साथ 2022 में जो हुआ वो 2023 में न हो, और न सिर्फ रूस के हमलों से यूक्रेन खुद का बचाव करे, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस की भाषा में उसको जवाब भी दे। यूक्रेन को डेनमार्क का स्पेशल गिफ्ट। एस्टोनिया के साथ साथ डेनमार्क ने भी यूक्रेन को नए साल पर गिफ्ट देने का प्लान बनाया है, और गिफ्ट में ज़ेलेंस्की को वो मिलने जा रहा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त यूक्रेन को है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और 19 होवित्जर मिलने जा रही हैं। Дякую Естонії за черговий найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги за гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет ЗН-лави, Арчери і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення по Цезарям для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію і гвинтокрили. ब्रिटेन का ऐलान। पुतिन परेशान कि कर कई देश अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं पहले से ही यूक्रेन के लिए अपने बारूदी गोदाम के दरवाजे खोले बैठे ब्रिटेन ने एक और बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें नेसेम्स एयर डिफेंस सिस्टम, 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, 59 ब्रॉडली फाइटिंग व्हीकल। We know that the Ukrainians have continued to ask for, one of their main priorities is more armored vehicles, air defense systems, and so each package, as you've seen, sort of matches some of their biggest needs and requests, and so I'd expect with the next package you'd see something like that. कई देशों के साथ साथ ब्रिटेन के इस ऐलान ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया है, जो 2023 में पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तो वहीं जिस तरह से ज़ेलेंस्की का बारूदी गोदाम भर रहा है, उसे देखकर लगता है कि यूक्रेन की सरजमी पर गरज रही तोपें अभी शांत होने वाली नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नए घातक हथियार हैं जिनकी खेप यूक्रेन को मिलने जा रही है। ब्रिटेन ने दरअसल यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए नए पैकेज का ऐलान कर दिया, और इस पैकेज में ब्रिटेन यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक भी देने जा रहा है। इसके साथ ही 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल भी ब्रिटेन यूक्रेन को देगा। नेसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही यूक्रेन के पास है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ऐसे में ये एयर डिफेंस सिस्टम अब मिलेगा यूक्रेन को। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वहीं जमीन पर यूक्रेन की ताकत कमजोर ना हो, इसके लिए 59 ब्रॉडली फाइटिंग व्हीकल देने जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने नेटो को दी बड़ी चेतावनी। यूक्रेन को हथियार की मदद बंद नहीं करने पर परमाणु युद्ध की धमकी दी। यूरोपियन यूनियन के महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, अपने सदस्य देशों से यूक्रेन को मदद करने की अपील की। नाटो ने भी अपने सदस्य देशों से यूक्रेन को टैंकों की खेप भेजने की अपील की। अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 से ज्यादा रुपए के नए मदद का ऐलान किया है। इसमें 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, 59 ब्रैडली फाइटर वाहन सहित कई नए हथियार भी शामिल हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए अपने बारूदी गोदाम के दरवाजे फिर एक बार खोल दिए हैं। यूक्रेन को 2 चैलेंजर टैंक, 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल भी देने की घोषणा उसने की है। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें करीब 10 अरब रुपए की मदद मिलने जा रही है। इसमें होवित्जर, तोप, एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल है।
एस्टोनिया के साथ डेनमार्क ने भी यूक्रेन को नए साल पर गिफ्ट देने का प्लान बनाया है। डेनमार्क यूक्रेन को आधुनिक हथियार देगा, जिसमें 19 होवित्जर तोप शामिल है। स्वीडन भी यूक्रेन की मदद करेगा। 50 लड़ाकू विमान, एंटी टैंक मिसाइल देने का ऐलान उसने भी कर दिया है। जर्मनी ने लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन को सप्लाई करने से मना किया है। ये कहा है कि वो तभी लेपर्ड टैंक्स देंगे जब अमेरिका एब्रम्स की सप्लाई करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग और तेज हुई है। रूस और यूक्रेन ने जमीनी जंग पर फोकस किया है। यही वजह है कि यूक्रेन भी टैंकों पर जोर दे रहा है और मॉस्को भी अब मैदानी जंग की तैयारी कर रहा है। रूस ने युद्ध के बीच एक बड़ा कदम उठाया है और मॉस्को के सरकारी इमारत पर एयर डिफेंस सिस्टम को अब तैनात कर दिया गया है। तो यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन भी अब आगे आया है और मदद का ऐलान किया है। स्वीडन की सरकार की तरफ से अब यह ऐलान किया गया है और इसमें खास तौर पर यूक्रेन को स्वीडन से अब ऐसे एनलॉ एंटी टैंक वेपन भी मिलेंगे जिसमें कि रूस के हमलों से यूक्रेन के सैनिक बच सके। इसके साथ ही रूस पर जबरदस्त प्रहार कर सके। स्वीडन ने यूक्रेन को माइनिंग से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के साथ साथ असॉल्ट राइफल भी देने का ऐलान किया है। स्वीडन ने साथ ही ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी उपलब्ध कराएगा। कहा जाता है कि अगर युद्ध हथियारों से आप नहीं जीत सकते तो अफवाहों से जीत सकते हैं और ज़ेलेंस्की अब उसी फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक जताया है कि पुतिन की मौत हो चुकी है। पुतिन के प्रवक्ता ने ज़ेलेंस्की के इस माइंड गेम को तोड़ दिया है और अपनी नाराजगी दिखाते हुए साफ किया है कि पुतिन जिंदा भी हैं और पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और दूसरी तरफ अफवाह फैलाने का खेल चल रहा है। दुनिया को बरगलाने के लिए और जंग में रूसी सैनिकों का हौसला पस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की ने यह चाल चली और अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने की कोशिश की कि पुतिन की मौत हो चुकी है और जो पुतिन दुनिया के सामने टेलीविजन पर आते हैं वो बॉडी डबल है। I don't really understand right now today who to talk to and what to talk about. I'm not sure that the president of Russia that sometimes come out on the screen somewhere, appears somewhere. I don't quite understand that he is the guy. I don't quite understand that he's still alive or that it is him particularly making decisions. जंग जारी है और जंग के बीच में ज़ेलेंस्की ने ऐसी बात छेड़ी है जिससे रूस में खलबली मच गई है। दरअसल ज़ेलेंस्की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में युद्ध रोकने के लिए समझौते की बात कर रहे थे और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि वो समझौते के लिए आखिर किससे बात करें, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। यकीनन ज़ेलेंस्की ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने इस बयान से उस अफवाह को जन्म जरूर दे दिया जो जंग में रूसी फौज का हौसला तोड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज़ेलेंस्की के इस बयान से क्रेमलिन में जबरदस्त गुस्सा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बयान को लेकर ज़ेलेंस्की पर हमला किया। साफ तौर पर ज़ेलेंस्की ना तो रूस और ना ही पुतिन के अस्तित्व को पसंद करेंगे। जितनी जल्दी वो समझ जाएं कि रूस मौजूद है और मौजूद रहेगा, यूक्रेन जैसे देश के लिए बेहतर होगा। पिछले साल अप्रैल में जब रूस की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमात को लॉन्च किया गया तो पुतिन लॉन्चिंग में वर्चुअली शामिल हुए थे और उसी के बाद से रूसी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में पुतिन ने कई अहम कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए या फिर अकेले ही शामिल हुए, जिससे ज़ेलेंस्की की आशंकाओं को अफवाह बनने में देर नहीं लगती। लेकिन क्रेमलिन की ओर से पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों को भी बेबुनियाद करार दिया गया।
पुतिन ने इस हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा की। सार्वजनिक रूप से कई कार्यक्रमों में दिखे। क्रेमलिन के मुताबिक वो एक त्योहार में शामिल हुए। त्योहार में पुतिन ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। क्रेमलिन ने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिए, किसी भी फोटो या वीडियो से इनकार किया। भले ही ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने पुतिन को मरा हुआ घोषित कर दे और जंग के बीच में एक गंदी रणनीति को भुनाने की कोशिश करे, लेकिन क्रेमलिन के दावे के मुताबिक पुतिन न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो बेहद सेहतमंद हैं। और हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने हथियार कारखाने का दौरा करने के बाद ये भी कहा था कि रूस की जीत पक्की है। और अब बात करते हैं यूरोपीय देश एस्टोनिया की, जिसने अपनी जीडीपी से 1% ज्यादा यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है। और इस मदद में यूक्रेन को एस्टोनिया ने 155 mm होवित्जर देने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही साथ यूक्रेन को एस्टोनिया ने 122 mm होवित्जर मिलने की भी अब उम्मीद जाहिर की है। इसके साथ ही एस्टोनिया अपने सबसे घातक एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर यानी कि गुस्ताव को भी यूक्रेन को देने जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो अब ये लॉन्चर मिलेगा, इसकी जो तादाद है वो 100 से ज्यादा होगी जो यूक्रेन को मिलेगी एस्टोनिया से। तो पुतिन के बाद रूस के सुरक्षा परिषद में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शख्स ने नेटो देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। खबर तो यहां तक आ रही है कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को युद्ध के लिए सेट भी कर लिया है। तो वहीं अमेरिका में एक रिसर्च पेपर ने सनसनी मचा दी है, जो कि दावा ये करती है कि परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर वार कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर 30 मुल्कों में खतरे का सायरन एक साथ बज उठेगा। पुतिन के बटन दबाते ही बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने लगेगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट का न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए, तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है, तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो, तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी सच हो जाए, तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा।
दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज जाएगा। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन की पनडुब्बी से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी। और दुश्मन के देश में परमाणु तबाही लाएगी। बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होने को है? जवाब है हां। व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने नाटो देशों के नाम पर परमाणु युद्ध का पैगाम भेजा है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ शब्दों में परमाणु युद्ध की धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा है, पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन में रूस की हार से परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मकसद नाटो नेताओं को यूक्रेन को नए हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए चेतावनी देना बताया गया है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के ताकतवर शख्सियतों में शामिल हैं। साल 2008 से 2012 तक रूसी राष्ट्रपति के रूप में दिमित्री मेदवेदेव क्रेमलिन के परमाणु ट्रिगर पर अपनी उंगली रख चुके हैं। परमाणु बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है और रूस के परमाणु शस्त्रागार में ऐसे कई परमाणु बम भी मौजूद हैं। वो बम जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मुहर लगी है। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुकी है। अब रूस का परमाणु ट्रिगर पुतिन के हाथों में है और पुतिन यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने के लिए सीधे सीधे अमेरिका को दोषी ठहराते हैं। पुतिन के टारगेट पर अमेरिका क्यों है, इससे लेकर पुतिन 4 दलीलें देते हैं। पहला, यूक्रेन को नाटो में लाने का एक लंबे समय से चला आ रहा अमेरिकी प्रयास, जिसे पुतिन रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हैं। दूसरा, यूक्रेन को हथियारों के अमेरिकी खेप ने लड़ाई को लंबा खींच दिया है। तीसरा, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन रूस के विनाश की मांग करने का एक बहाना है। और चौथा ये कि अमेरिका की नीतियां जल्द ही एक पूर्ण परमाणु युद्ध के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती हैं। परमाणु बमों को रूस अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। रूस के मुताबिक उसके परमाणु शस्त्रागार में ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं जिन पर रूस की सुरक्षा और उसके दुश्मनों की तबाही की मुहर लगी है। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स के पास एक ऐसा परमाणु त्रिशूल है जिसकी मदद से जल, थल और नभ से एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है। एक ऐसा परमाणु त्रिशूल जिसका पहला कमांड सेंटर जमीन पर है, दूसरा कमांड सेंटर आसमान में है, तीसरा कमांड सेंटर समंदर की लहरों पर तैरता रहता है, वहीं चौथा और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटर समंदर के अंदर पनडुब्बी में छुपा रहता है। रूस के परमाणु बम फूटने के बाद कैसी तबाही मचा सकते हैं, इसे लेकर रूस के सरकारी टेलीविजन पर खौफ का लाइव प्रसारण भी किया जाता है।
बड़ा सवाल है, क्या रूस परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका करने वाला है? क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। और परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यूक्लियर बम का हमला अगर होता है तो ऐसे में स्थिति क्या कुछ उत्पन्न होगी। तो वहीं अमेरिका और नेटो के शहरों का हाल क्या होगा अगर न्यूक्लियर बम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु हथियारों का सीक्रेट मूवमेंट हफ्ते भर पहले ही शुरू कर चुकी है। न्यूक्लियर मिसाइल्स को अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड पर सेट किया जा चुका है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटोन गेराश्चेंको ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। एंटोन गेराश्चेंको का दावा यह है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं। यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के इस हालिया उड़ान ने परमाणु युद्ध से एक बार फिर डरने की नई वजह दे दी है। अगर इन विशालकाय जहाजों की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत तबाही। एक ऐसी तबाही जो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं टूटेगी, यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य ठिकाने धुआं धुआं हो जाएंगे। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मालस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफई वॉरेन एयरफोर्स बेस, इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मिसाइल परिसर, स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बार्क्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नाटो के शहरों का क्या हाल होगा? रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु हथियारों का सीक्रेट मूवमेंट भी हफ्तों पहले ही शुरू कर चुकी है।
न्यूक्लियर मिसाइलें अंडरग्राउंड लॉन्चिंग पैड पर सेट की जा चुकी हैं। और परमाणु युद्धाभ्यास में इस मिसाइल को दागकर पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूस की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यार्स है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप में हमला कर सकता है, वो भी परमाणु हमला। रूस ने एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टावर में सेट किया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टावर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर है। ये सभी नाटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दक्षिण में काजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह है कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है।